वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राइस का ये सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए। पहला वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। चलिए वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने इसको लास्ट वीडियो को ख़त्म किया था। डेपोंग विधि जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। डेपोंग जो विधि है, ये विधि जो है IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मनीला फिलीपींस के अंदर है। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। यहाँ पर इसको तैयार किया गया था। इसके बाद में अगर बात करें भारत में जो सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था, ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया था। इसके बाद में हमने जाना कि 1 हेक्टेयर हेतु जो नर्सरी का जो क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए, 25 से 30 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगर बात करें जो पौध का जो स्थानांतरण करना है वो कितने दिन में होता है, 11 से 14 दिन के अंदर पौध का स्थानांतरण हो जाता है। चलिए अगर बात करें 1 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर वही बात करें 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 75 से लगभग 90 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डेपोंग विधि से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो बेसिक सा ये देख लीजिए कि 1 वर्ग मीटर जो है नर्सरी की जो पौध है उसके लिए इसमें जो पौध तैयार होती है, ये पौध 200 वर्ग मीटर जो खेत है उसकी बुआई हेतु पर्याप्त होता है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो हम इसकी जो नर्सरी तैयार करते हैं डेपोंग के अलावा अगर किसी और मेथड से तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो है लगभग उससे अगर डेपोंग की तुलना करें तो इसमें क्या होता है कि 4 दिन पहले ही पुष्प दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें तो इसमें जो बीज दर जो लगती है वो अन्य विधियों की तुलना में 2.5 गुना जो है बीज दर अधिक लगती है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि जो है आप नोट्स बना रहे होंगे और आपको यहाँ पर जो है किसी भी तरह का आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा। आपको प्रॉपर जो है जो नॉलेज जिस नॉलेज के लिए आप आए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत एक साधारण तरीके से आपको यहाँ पर आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से आपको मिल रही होगी। चलिए जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर IBPS के लिए, डबल एवो के लिए, एवो के लिए, किसी भी जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी जो वीडियो आप लोगों के लिए आएंगे वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कंटिन्यू बिना किसी अलग तरह की बकवास किए इस वीडियो पर पूरा फोकस करिए और साथ ही साथ में नोट्स बनाते रहिए ताकि जो है आपका ये एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार हो सके। चलिए बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग की। जो ट्रांसप्लांटिंग है राइस की, तो इसकी राइस की जो ट्रांसप्लांटिंग है इसका जो सबसे उचित जो समय होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब जो पौध होती है, जब इस पौध के अंदर जो 4 पत्तियाँ होती है, ध्यान रखिएगा जब पौध जो है इस पौध के अंदर जब 4 पत्तियाँ हो तब ये ट्रांसप्लांटिंग का सबसे उचित समय होता है। सबसे उचित समय जब पौध के अंदर हो 4 पत्तियाँ हो तब वो क्या होता है, उस ट्रांसप्लांटिंग का उचित समय होता है। वैसे क्या होता है कि 4 की जगह अगर 3 पत्तियाँ भी रहें, 4 की जगह 3 पत्तियाँ रहें तब भी इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब 5 जो हैं ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। ट्रांसप्लांटिंग के लिए 5 पत्तियाँ जो हैं वो उपयुक्त नहीं है। 4 की जगह अगर आप 3 भी रहें उस वक्त भी इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। खरीफ की अगर बात करें तो खरीफ में 20 से 30 दिन के पौध तथा अगर बात करें रबी में 30 से 35 दिन की पौध की रोपाई की जाती है। ध्यान रखिएगा। अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ के अंदर जो है 20 से 30 दिन की पौध और रबी की अगर बात करें तो 30 से 35 दिन की जो पौध है उसकी रोपाई की जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं राइस में हम इसकी बुआई के समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो बुआई के समय होती है यानी कि जो धान की जो बुआई होती है इसको हमने 3 वर्ष में क्या होती है, 3 बार इसकी बुआई होती है। वर्ष में कितनी बार होती है, वर्ष में इसकी 3 बार इसकी बुआई होती है। ठीक है, तो इसको मैं एक टेबल टाइप में बना देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे। इधर मैं ऋतु जो सीजन रहेगा उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इस टेबल के माध्यम से जो है आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी बुआई जो है वो कब कब की जाती है, साथ ही साथ इसकी जो कटाई होती है। तो उससे क्या है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर बात करें जो शरद ऋतु होती है, उस शरद ऋतु यानी कि ये इस वक्त जो सीजन रहेगा ये रहेगा
अस वाला सीजन रहेगा। ठीक है, अगर इसकी बुआई की बात करें तो ये मई और जून के अंदर इसकी बुआई होगी, और अगर इसकी कटाई की बात करें तो जो सितंबर और अक्टूबर जो है इसके अंदर इसकी कटाई होगी। अगर बात करें शीत ऋतु की, तो जो शीत ऋतु है तो ये वाला जो सीज़न ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अमन कहलाता है। ये सीज़न जो है ये क्या कहलाता है, अमन कहलाता है। ठीक है, इसकी जो बुआई होती है वो कब होती है, ये होती है जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई होती है। और अगर इसकी कटाई की बात करें तो इसकी जो कटाई होती है वो नवंबर और दिसंबर के अंदर इसकी कटाई होती है। ठीक है, चलिए अगली ऋतु की अगर बात करें, यानी कि ग्रीष्म ऋतु, यानी कि बसंत ऋतु है जो है ग्रीष्म, या इसको बोलेंगे बसंत ऋतु जो है, इसका जो सीजन है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बोरो। इसको बोला जाता है बोरो बोला जाता है। इसकी जो बुआई होती है ये होती है आपकी नवंबर और दिसंबर के अंदर इसकी बुआई होती है। और अगर कटाई की बात करें तो जो कटाई होती है वो अप्रैल के अंदर होती है। कब होती है, अप्रैल के अंदर होती है। ये आप जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। भारत में जो चावल का उत्पादन होता है वो ऋतु के अनुसार होता है, जिसे हमने क्या कर दिया, 3 वर्गों में रख दिया है। अब ये देख लीजिए, जो सबसे पहले अगर बात करें जो अर्श है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि जो अर्श है इसको क्या बोलते हैं, इसको ओटम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको ओटम भी बोला जाता है। एक मिनट रुकिए, इसको जो है क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओटम भी इसको बोला जाता है। जो ये अस शब्द हैं, ये जो अस शब्द हैं, ये शब्द जो है ये संस्कृत का जो असु है इससे लिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असु से हुआ है। चावल की जो ये जो प्रजाति हैं, जो ये, तो ये क्या है कि ये पूर्व मानसून काल में उगाई जाती है। कौन से काल में उगाई जाती है, पूर्व जो मानसून काल होता है इसके अंदर इसको उगाया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये पूर्व मानसून काल में इसको उगाया जाता है। पूर्व मानसून काल के अंदर इसको उगाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो इसको क्या बोलेंगे कि जब भी चावल की ऐसी प्रजाति जिसको पूर्व मानसून काल में उगाया जाए तो वो कौन सा राइस कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा उसको क्या बोलेंगे, अस राइस कहेंगे। इसकी जो कटाई है कब होगी, ध्यान रखिएगा कब होगी कटाई इसकी कटाई कब होगी, सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी कटाई होगी। ठीक है, अगर इसको क्या बोलेंगे, इसके अलावा इसको ऑटम राइस भी इसको बोला जाता है। चलिए अगर बात करें जो अमन जो है, अमन राइस, ठीक है, तो जो अमन राइस है, ये अमन जो शब्द है, यानी कि इसको अपनी अमन की जगह, इसके अलावा कई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि इसको हम खरीफ राइस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, विंटर राइस भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अमन राइस जो होता है ये खरीफ होता है, खरीफ राइस भी बोल सकते हैं, इसको विंटर राइस भी बोल सकते हैं। अब जो ये अमन है, अमन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, ये जो है इसकी उत्पत्ति जो है अरबी शब्द से, कौन से शब्द से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द से हुई है। जो खरीफ धान को अमन धान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, खरीफ धान होता है उसको क्या कहा जाता है, अमन धान कहा जाता है। अमन धान को विंटर राइस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अमन धान को क्या कहा जाता है, इसको विंटर राइस भी कहा जाता है। अब इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो खरीफ जो होता है चावल की कटाई विंटर में की जाती है, जाड़े में की जाती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, विंटर राइस भी कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बोरो की। जो बोरो राइस है, यानी कि ये जो समर राइस भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको समर राइस भी इसको बोला जाता है। जो बोरो राइस है ये आपके जनवरी फरवरी से अप्रैल तक इसकी उगाई जाती है। इसे समर राइस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कटाई होती है वो कब होती है, आपकी ग्रीष्म ऋतु में भी होती है। ध्यान रखिएगा, समर राइस भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी जो कटाई होती है वो क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि इसकी बुआई की जो दूरी है, बुआई की दूरी, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी बुआई की जो दूरी है, रो टू रो की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, ये होनी चाहिए आपकी
20 सेंटीमीटर, यानी कि जो लाइन से लाइन की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर प्लांट से प्लांट की दूरी की बात करें, ठीक है, पौधे से पौधे की अगर दूरी की बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जो धान का जो जो पौधे हैं 1 हेक्टेयर के अंदर कितना, 1 हेक्टेयर के अंदर जो हैं ये जो धान की 1 हेक्टेयर के अंदर जो धान के जो पौध लगते हैं, ये पौधे कितने लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा धान के 1 हेक्टेयर में जो पौध लगती हैं वो लगती है 5 लाख पौध लगती है। ध्यान रखिएगा कितनी लगती हैं, 1 हेक्टेयर के अंदर 5 लाख पौधे लगते हैं। कितने लगते हैं, 1 हेक्टेयर के अंदर 5 लाख पौधे लगते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और जो बुआई की दूरी है यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को जो है पता होना चाहिए SRI, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो SRI जो है ये धान की नर्सरी तथा बुआई में नई विकसित विधि है। ध्यान रखिएगा ये जो धान की नर्सरी और बुआई की एक नई विधि है, धान की नर्सरी एवं बुआई में नई विकसित विधि है। धान की नर्सरी एवं बुआई में नई विकसित विधि है, इसमें क्या होता है कि 1 हेक्टेयर की नर्सरी के लिए, इसमें क्या है कि 1 हेक्टेयर की जो नर्सरी है उसके लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता है, उसके लिए 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता है। यानी कि 1 हेक्टेयर में जो है वो कितने बीज की आवश्यकता है, 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए पड़ती है, 1 हेक्टेयर की नर्सरी के लिए। यानी कि जो नर्सरी जो है उसके अंदर कितने बीज की आवश्यकता है, 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता है, तथा इसमें खेत में से 25 × 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बोते हैं, तथा कितनी सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, इसमें जो दूरी होती है बुआई की जो दूरी होती है, बुआई की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, बुआई की जो दूरी रहेगी वो 25 × 25 सेंटीमीटर जो है उसकी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी विधि में, SRI जो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो है ये धान की नर्सरी एवं बुआई की नई विकसित विधि है। 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है पर हेक्टेयर नर्सरी के लिए, ठीक है। बुआई की जो दूरी होती है वो 25 × 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। अच्छा, जिस खेत में पोषक तत्व की मात्रा की बचत होती है तथा उत्पादन भी क्या होता है, लगभग परंपरागत जो विधियां हैं, ठीक है, उन्हीं विधियों के जैसा होता है, ठीक है। अब आपने राइस में जो होता है बडिंग जो होता है ये किस में होता है, ये होता है चावल के अंदर, ठीक है। जो हम बोलते हैं पडलिंग किस में होता है, तो ये किस में होता है, ये होता है राइस के अंदर होता है। इसको पुडिंग, भूमि में पानी भर के क्या करते थे, इसमें पुडिंग में क्या होता है कि भूमि के अंदर जो है पानी भरकर उसमें 10 सेंटीमीटर की जो परत में पुडिंग तैयार करते हैं। पुडिंग जो है इसमें क्या होता है कि भूमि में पानी भरकर ऊपरी जो 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी 10 सेंटीमीटर की जो परत है, ऊपरी जो 10 सेंटीमीटर की जो परत है, परत में क्या किया जाता है, पुडिंग तैयार किया जाता है, तैयार करते हैं। ध्यान रखिएगा ऊपरी जो 10 सेंटीमीटर की जो परत है उसके अंदर क्या किया जाता है, पुडिंग तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर जो है आपसे इसके खरपतवार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो राइस का जो खरपतवार है, ठीक है, राइस का जो खरपतवार है तो इसका जो मुख्य जो खरपतवार है वो कौन सा है, जंगली धान। अब ये जंगली जो धान है ये क्या है, नकलची खरपतवार है। नकलची यानी कि मिमिक्री
वीड है, सेम ऐसे लगता है कि जो बिल्कुल धान की तरह लगता है। ठीक है, अब इसके लिए जो है, इसकी रोकथाम के लिए, जंगली धान जो है इसकी रोकथाम के लिए क्या है, हम कौन से शाकनाशी का उपयोग करते हैं? इसके लिए हम जो है बेंथियोकार्प जो है, कौन सा? बेंथियोकार्प जो है उस शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। बेंथियोकार्प जो है उस शाकनाशी का उपयोग करते हैं। धान में जो है जिसका जो मिमिक्री राइस है, नकलची खरपतवार है, वो है जंगली धान। इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं? बेंथियोकार्प जो शाकनाशी है उसका प्रयोग करते हैं। अगर बात करें उर्वरक की बात करें, ठीक है, तो उर्वरक जो है इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो क्या है, 100 से 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर देते हैं। अगर फॉस्फोरस की बात करें तो 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर देते हैं, पर हेक्टेयर। फॉस्फोरस की मात्रा जो है वो 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर पोटाश की बात करें तो ये 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर देते हैं। ठीक है, अगर बात करें जिंक सल्फेट की, अगर बात करें तो ये देते हैं 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ पर जो है इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो है वो कितनी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जैव उर्वरक की बात करें, अगर जैव उर्वरक की बात करें तो क्या है कि ये क्या है कि एक जलीय फर्ण होते हैं जो कि धान में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। जैव उर्वरक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। धान में एजोला के अलावा अपन क्या करते हैं, जो BGA है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, इसके अलावा एजिटोबैक्टर जो है, एजिटोबैक्टर भी क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। यानी कि जैव उर्वरक के तौर पे जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, एक तो हम एजोला जो है उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें किसका उपयोग करते हैं, BGA का प्रयोग करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या बोलेंगे इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो रोपाई के 1 सप्ताह बाद में 2 से 3 टन का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका प्रयोग जो है रोपाई के 1 सप्ताह बाद में कितना करते हैं, 2 से 3 टन पर हेक्टेयर इसका प्रयोग किया जाता है। 2 से 3 टन जो है पर हेक्टेयर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है जैव उर्वरक के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं हम एजेटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एजेटोबैक्टर जो है उसका प्रयोग करते हैं। एजेटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा जैव उर्वरक के तौर पे क्या करते हैं हम, एजोला BGA एजेटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। एजेटोबैक्टर जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके जैव उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, अगर धान में नील हरित शैवाल की जो जाति है टोली पोरीथ्रिक्स प्रतिवर्ष क्या करते हैं, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन एकत्रित करते हैं। ध्यान रखिएगा जो धान में क्या करते हैं कि नील हरित शैवाल की एक जाति है। कौन सी, नील हरित शैवाल की कौन सी जाति है, इसकी जाति है टोली पोर्थ्रिक्स जो है ये वेराइटी, ये जो है ये नील हरित शैवाल की जो जाति है ये क्या करती है, प्रतिवर्ष 20 से 30 किलोग्राम जो है ये पर हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर ये नाइट्रोजन एकत्रित करते हैं। नाइट्रोजन जो है इसका एकत्रीकरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर इसके प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, पादप संरक्षण की बात करें, तो जो राइस के अंदर जो है, राइस में पादप संरक्षण की अगर बात करें, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन की अगर बात करें, तो जो राइस है इस राइस के अंदर सबसे पहले ध्यान रखिएगा धान के इसका रोग लगता है खेरा रोग। कौन सा रोग, खेरा रोग, धान का खेरा रोग। अभी जो धान का जो खेरा रोग है ये किसकी कमी से होता है, ये धान का जो खेरा रोग है ये जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। धान का जो खेरा रोग होता है ये होता है जिंक की कमी से रोग होता है। ठीक है, इस रोग के जो लक्षण है सामान्यतः नर्सरी में दिखाई देते हैं। इस रोग के जो लक्षण है कहाँ पे दिखाई देते हैं, नर्सरी में दिखाई देते हैं। धान का जो खेरा रोग है ये किसकी कमी से होता है, ये होता है जिंक की कमी से। इसके अलावा अगर बात करें
तो भूरी पत्ती धब्बा रोग, कौन सा रोग? भूरी पत्ती धब्बा रोग। भूरी पत्ती धब्बा जो रोग है, इस रोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्राउन लीफ स्पॉट जो है, यानी भूरी पत्ती धब्बा जो रोग है, ठीक है, ये रोग जो है, ये रोग होता है, ये कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। कौन सी कवक होती है? याद कर लीजिएगा, हेलमेंथोस्पेरियम, हेलमेंथोस्पेरियम, हेलमेंथोस्पेरियम ओराइजी। कौन सी कवक है? हेलमेंथोस्पेरियम ओराइजी कवक के द्वारा ये फैलता है। इस रोग की वजह से क्या हुआ था? ध्यान रखिएगा, इस रोग की वजह से, ये जो रोग था, इस रोग की वजह से एक बहुत बड़ी जो है महामारी आई थी। ध्यान रखिएगा, कौन सी महामारी आई थी? आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। भूरी पत्ती धब्बा जो रोग है, किसके माध्यम से होता है? कवक के माध्यम से होता है। हेलमेंथोस्पेरियम ओराइजी जो है इस कवक का नाम है। इस रोग की वजह से क्या हुआ था कि 1943 के अंदर, कौन से सन में? 1943 के अंदर बंगाल के अंदर एक महामारी आई थी। कौन सी महामारी आई थी? बंगाल के अंदर महामारी आई थी, ठीक है, वो इसी रोग के माध्यम से आई थी, भूरी पत्ती धब्बा रोग के लिए। अगर इसके उपचार की अगर बात करें तो इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? अगर इसके उपचार की अगर बात करें तो जो उपचार है इसका, इसके उपचार के लिए हम 0.2% जो है मैनकोजेब का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं? मैनकोजेब का छिड़काव करते हैं। 0.2 जो है प्रतिशत इसके मैनकोजेब का छिड़काव करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो धान में जो रोग लगता है, एक झुलसा रोग लगता है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक झुलसा, जिसको ब्लास्ट रोग भी कहते हैं। कौन सा? झुलसा रोग, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं ब्लास्ट भी बोलते हैं, ब्लास्ट रोग। धान का ब्लास्ट रोग भी कहा जाता है। धान का झुलसा रोग या धान का जो ब्लास्ट रोग है, ये भी कवक के द्वारा होता है, ठीक है, ये भी किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है, ठीक है। अब कौन सी कवक है? ये होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये होता है पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया, ये होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, ये झुलसा जो रोग है, ब्लास्ट रोग है, ये कवक द्वारा होता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी के द्वारा, जो नामक जो कवक है उसके द्वारा होता है। अगर बात करें कि इस रोग की रोगरोधी जो किस्में हैं, अगर उनकी बात करें तो रोगरोधी किस्मों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसकी जो रोगरोधी किस्में हैं, रोगरोधी किस्में, तो उसके अंदर आपकी बादामी और तारा। कौन सी? बादामी व तारा। बादामी और जो तारा जो किस्में हैं, ये इसकी रोगरोधी किस्में हैं। ये जो झुलसा रोग है, ये क्या है? धान का प्रमुख रोग है और ये हवा द्वारा फैलता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा फैलता है? हवा द्वारा फैलता है। ये धान का प्रमुख रोग है। किसका रोग है? धान का प्रमुख रोग है। किसके द्वारा फैलता है? हवा द्वारा फैलता है। हवा द्वारा ये फैलता है। कौन से कवक का के माध्यम से? कौन सी कवक होती है इसमें? पायरिकुलेरिया ओराइजी जो है कवक जो है हवा के द्वारा फैलता है। ये धान का प्रमुख रोग है। कौन सा रोग है? धान का झुलसा रोग जो है ये धान का प्रमुख रोग है। चलिए अब बात कर लेते हैं राइस के अंदर कीट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कीट नियंत्रण किस तरह से होता है? कीट के अंदर बात करें तो जो धान के अंदर जो लगता है कीट, ये आर्मी वर्म जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैन्य कीट बोलते हैं इसको, धान का सैन्य कीट, ठीक है। धान का सैन्य कीट या फिर इसको हम गंदी बग भी कहते हैं, धान का गंदी बग, ठीक है। तो ये जो धान का गंदी बग है, ये दूधी अवस्था, जब दूधी अवस्था होती है उस अवस्था में क्या होता है? सिर्फ रात को ही आक्रमण करने वाला कीट होता है, ठीक है। इसकी रोकथाम की अगर बात करें तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो मिथाइल पैराथियन है, कौन सा? ध्यान रखिएगा, मिथाइल पैराथियन या फिर एंडोसल्फान। कौन सा? एंडोसल्फान का छिड़काव कर सकते हैं। मिथाइल पैराथियन हो गया और एंडोसल्फान जो है इसका छिड़काव
कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर कीट की बात करें तो जो स्टेम वर्म है, कौन सा, स्टेम वर्म, STM, स्टेम वर्म जो है इसको हम बोलते हैं तना छेदक। क्या बोलते हैं इसको, तना छेदक इसको कहा जाता है। तो ये जो तना छेदक है ये धान का सबसे खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। जो स्टेम वर्म है वो धान का तना छेदक जो है कीट, ये सबसे खतरनाक है। ये धान में डेड हर्ड उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अलग पेन से लिख देता हूँ। ये जो है धान के अंदर क्या करता है, ये धान में क्या करता है, डेड हर्ट उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही खतरनाक है ये, क्या करता है, खतरनाक कीट है, ध्यान रखिएगा। खतरनाक क्या है, कीट है। कौन सा कीट है, स्टेम वर्म, स्टेट वर्म जो नामक जो कीट है, तना छेदक जो कीट है धान का, ये सबसे खतरनाक है, धान में डेड हर्ट उत्पन्न करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं धान की उपज के बारे में। धान की जो उपज है, धान की उपज जो सामान्य जो नॉर्मल जो इसकी वैरायटी है, जो बात करें जो नॉर्मल जो इसकी वेराइटीज़ हैं उसके लिए जो इसकी उपज होती है ये होता है 35 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर जो होता है, ठीक है। अगर बात करें हाइब्रिड की, अगर बात करें तो हाइब्रिड जो वेराइटीज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, लगभग 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है इसका प्रोडक्शन जाता है, ठीक है। अगर इसके आप भंडारण की बात करें, राइस के स्टोरेज की बात करें, इसके स्टोरेज की बात करें, इसके भंडारण की बात करें, तो इसके भंडारण के लिए जो नमी की जो मात्रा होनी चाहिए वो कितने से 12% जो है नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 12% होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी सारी अनाज वाली फसलें, ध्यान रखिएगा, जितनी भी सारी अनाज की जो फसलें हैं उसके लिए 10 से 12% नमी से कम पर भंडारित किया जाता है, इससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली जो फसलें हैं, इन फसलों को क्या है 10 से 12% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, इनसे कम नमी जो है पर ही भंडारित किया जाता है। चलिए एक इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, जो धान यानी कि जो राइस का जो खेत है, इस राइस के खेत में कौन सी गैस निकलती है। राइस का जो खेत होता है इसके अंदर CH4 यानी कि जो है मेथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलती है। ये आपसे पूछा जा सकता है धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, तो आपका जवाब होना चाहिए धान के खेत में मेथेन गैस निकलती है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर कौन सा होता है, धान हेतु उपयुक्त जो टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। 2 टेम्परेचर आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। धान के लिए उपयुक्त तापमान जो है धान के लिए जो उपयुक्त तापमान है वो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और पकाव के लिए जो होता है ये होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा कौन सा होता है 25 से 30 डिग्री, और पकाव की अगर बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये धान का अच्छा टेम्परेचर इसको माना जाता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था तो इस वजह से, चलिए आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा। धान के लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर होता है ये होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और पकाव के लिए होता है जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर हमारा ये राइस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज हमने राइस का जो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने इस टॉपिक में कंप्लीट कर दिए। इस तरह से हम अनाज वाले जितने भी सारे क्रॉप्स हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको फिर करना है लाइक, और इसी तरह की वीडियो के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो,
ठीक है। अभी जैसे विज्ञप्ति आई हुई है तो उससे उम्मीद करूँगा कि जितने भी आपके जो लेक्चर हैं जो सिलेबस के अंदर मेंशन है वो सारे आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाए। तो बने रहिए साथ में, बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। अपना प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम किसी भी वीडियो को कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हैं, कोशिश करिए कि आप ऐसे वीडियो देखें जहां पर आपको मैक्सिमम नॉलेज जो है कम से कम समय में आपको उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ इसी तरह से सपोर्ट बना के रखेंगे। थैंक यू सो मच।